वेलकम टू वैदिक क्लासेस। चल कल का क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़े थे ना। लास्ट में हम लोग देखे थे डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। तो आज हम लोग उसी पे देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कितने तरह का होता है। तसी कल हम लोग क्या देखे थे? इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसमें हम लोग देखे थे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ सर्कुलर लूप एंड सोलेनॉइड। ठीक है, इज एनी इशू आर्यन? ओके ना। सी आज देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग कितने तरह से बना सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हम लोग बनाते हैं। पहला है आपका आई शेप्ड मैग्नेट, द फर्स्ट वन इज आई शेप्ड मैग्नेट, और दूसरा जो होगा दैट इज योर यू शेप्ड मैग्नेट। तो हम लोग आज देखेंगे कि आई शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ आई शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक बार हम आप लोगों को रिकॉल करा देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रो एंड मैग्नेट वही ऐड करेंगे कि बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ यू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, है ना। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं कहाँ पे? किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वहां पे आपका क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और वो किसकी तरह बिहेव करेगा? मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, है ना। सबसे स्ट्रॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, हम लोग वन बाय वन देखे थे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखे थे स्ट्रेट वायर, दूसरा क्या देखे थे हम लोग? सर्कुलर कॉइल, और उसके बाद हम लोग क्या देखे थे? सोलेनॉइड। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट कर रहा था? सोलेनॉइड जनरेट कर रहा था उसका। और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग एक काम किए थे, उसके अंदर हम लोग क्या इंसर्ट किए थे? सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट किए थे, है ना। सॉफ्ट आयरन कोर को क्यों यूज करते हैं? कल हम एक वर्ड बताए थे, क्या था? लो रिटेंटिविटी। क्या था आपका? लो रिटेंटिविटी, है ना। आज हम लोग यही इलेक्ट्रोमैग्नेट देखेंगे कि बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन बार हम लोग दो तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। द फर्स्ट वन इज आई शेप्ड एंड सेकंड वन इज यू शेप्ड। आई शेप्ड देखो बेटा सेम है, जो अभी तक हम लोग बनाते आ रहे हैं, दैट इज योर आई शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, आपको क्या करना है? एक रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन बार लेना है, और उस पर आप क्या करोगे? इंसुलेटेड कॉपर वायर। कल भी ये वर्ड यूज किए थे ना हम लोग। क्या लेंगे? इंसुलेटेड कॉपर वायर, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? वुंड कर रहे हैं, है ना। उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? वाइंड कर रहे हैं ना। और यहां पे आप क्या कर रहे हो? बाय यूजिंग की रियोस्टैट एंड बैटरी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर। हाँ हाँ, देखो उसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, करंट को फ्लो कराते हैं। ठीक है, आप लोग अगर देखेंगे कि सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है, इतना छोटा सा बैटरी होता है ना, और वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि एक नेल लेते हैं, आयरन नेल, और उसमें हम लोग वायर को लपेट देते हैं। तो वो नेकेड भी कर सकते हो स्मॉल पर्पस के लिए। लेकिन जब हैवी मशीन के लिए आप करने के लिए जाओगे ना, तो वहां पे आप क्या करते हो? उतना नेकेड वायर नहीं डालते हो। तब वहां पे क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? इंसुलेटेड। इंसुलेटेड करने का मतलब ये प्लास्टिक का कोटिंग होना चाहिए या कुछ और कोटिंग कर दो, ठीक है ना। इंसुलेटर प्रोवाइड करना है सच दैट कि आगे वाले को जो उसका सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स है वो उसको मैग्नेटाइज नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? क्योंकि करंट भी तो फ्लो करेगा, तो आगे जाकर के एयर मॉलिक्यूल्स में वो ट्रांसफर ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इंसुलेटेड लेते हैं। क्लियर? घर में जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हम लोग नेकेड वायर यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग हैवी मशीन के लिए यूज करेंगे, इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज करेंगे, तो कैसा होना चाहिए? आपका इंसुलेटेड कॉपर वायर होना चाहिए। इज दिस क्लियर ना? सी यहाँ पे हम लोग वायर को वाइंड किए, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? बाय यूजिंग रियोस्टैट एंड बैटरी और की हम लोग इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे ना। बाय प्रेसिंग द की यहां से मेरा करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ ना। अच्छा, कल हम लोग पढ़े थे कि ये आपका किसकी तरह बिहेव करता है? बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो ये दो पोल भी होगा इसमें, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे पता चलेगा हमको? कल देखे थे हम लोग, किससे? क्लॉक फेस रूल से देखे थे ना। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज अगर कहीं करंट फ्लो हो रहा है तो नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज कहीं करंट फ्लो साउथ पोल। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे
अब ऐसे समझो कि दिस इज योर वायर, दिस इज योर सॉफ्ट आयरन कोर, और आप ऐसे वायर को वाइंड कर रहे हो। अच्छा, पहला बार जो आप वाइंड कर रहे हो तो कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? अब ऐसे सोचना है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ही जाता तो क्लॉकवाइज ना। लिसन, ऐसे अगर जा रहा होता तो क्या होता है, क्लॉकवाइज। अब ऐसे जा रहा है ना, तो ये कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो हो रहा है तो आपका ये फेस किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। मतलब ये क्या हो गया आपका, नॉर्थ पोलैरिटी। तो कंफर्म है कि दूसरा कैसा होगा, साउथ पोल। समझ में आया? तो दिस इज योर आई शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। आई शेप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपका कैसे है, बार मैग्नेट की तरह। आई है ना, इसको वर्टिकल कर दो तो आई हो जाए। नहीं, ये हॉरिजॉन्टल वाला आई है, वर्टिकल वाला आई नहीं है। चलो हम लोग यू शेप देखते हैं। इज दिस क्लियर? यू शेप कर लेते हैं उस। अच्छा प्लीज नोट इट डाउन, जल्दी से इसको नोट करो। इसका यूज लिख लेना कि ये आपका कहां पे यूज होगा, यूज्ड इन रिले। This is your I-shaped electromagnet. विदुषी समझ में आ रहा है? अनन्या, दृष्टि, कोई डाउट? तुमको डाउट है? अच्छा करिए, हमसे नहीं पूछे। प्रियम कोई डाउट है बाबू? तो पूछ रही है, हमसे नहीं पूछे। और किसी को डाउट है? ओके रिले क्या होता है? रिले जस्ट लाइक अ स्विच। रिले भी आपका क्या होगा, स्विच की तरह एक्ट करता है। वहां पे भी स्विच ऑन ऑफ ही की तरह होगा, ठीक है। बट इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है रिले, ठीक है। ओके ना, सी द सेकंड वन इज यू शेप्ड। यहां पे देखो एक चीज और, अगर हम लोग आई शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट किए तो बेटा ये अभी भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना। ये अभी भी क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। कि जब हम लोग करंट को ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर से डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। मतलब ये अभी भी कैसा मैग्नेट है, टेम्पररी मैग्नेट है। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को कल एक नाम दिए थे ना, स्ट्रॉन्ग टेम्पररी मैग्नेट। तो ये भी आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग टेम्पररी मैग्नेट। ओके, द नेक्स्ट टाइप इज यू शेप्ड। आपका दूसरा टाइप जो होता है वो क्या होता है, यू शेप्ड। और इसी को हम लोग बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। ओके नाउ सी कि इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। एक यू शेप्ड का हम लोग सॉफ्ट आयरन बार लेते हैं। कैसा सॉफ्ट आयरन बार लेंगे, यू शेप्ड का सॉफ्ट आयरन बार। ना सी बस डायग्राम बन जाए। ओके यहां पे देख, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है ना। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी वायर वाइंड कर रहे हैं। लेकिन वायर जो यहाँ पे वाइंड करते हैं इसमें दो तरीके से करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे क्लॉकवाइज कर रहे हैं, सी यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करें। ये अगर आपका क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है, तो ये यहां पे आकर के एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ऐसे समझो, ये कैसे जा रहा है, यहाँ पे ये आपका क्लॉकवाइज अगर जा रहा है तो इधर जाकर के आपका क्या हो जाएगा, मतलब दोनों में आपका डिफरेंट है। इधर अगर हम लोग करंट यहां से ज्वाइन किए, ये आपका क्या है, एमीटर। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रियोस्टैट यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप
करंट को फ्लो कराते। यहाँ पे स्विच लगा दो, दिस इज योर रियोस्टेट। तो यहाँ पे देखो, इस एंड पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो करंट कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज, और इस एंड पे देख रहे हैं तो जस्ट उसका क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब एक पोल आपका क्या करेगा, ये जो आपका स्ट्रेट वाला है ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल, और ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल। तो ये आपका क्या हो गया, यू शेप्ड मैग्नेट। यू शेप्ड मैग्नेट, और इसमें बस एक ही डिफरेंस है बेटा कि इसमें जो टर्निंग होता है, इसमें जो टर्निंग है आपका, ये आपका एक ही होता है ना, एक ही टर्न दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि टर्निंग आपका अगर इधर क्लॉकवाइज है तो उधर क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इज दिस क्लियर, कोई दिक्कत है? अच्छा यहाँ पे वन मोर थिंग, हम लोग इसके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। हम लोग जितना ज्यादा क्लोज वाइंड करेंगे उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। दूसरा हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को इंक्रीज कर देंगे। इज दिस क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट यू शेप्ड एंड आई शेप्ड। हॉर्सशू मैग्नेट का सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो हम लोग यूज करते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट को हम लोग यूज करेंगे इन एसी जनरेटर। यूज ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट और यू कैन से यू शेप्ड मैग्नेट, ये हम लोग कहां पे यूज करेंगे, एसी जनरेटर। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एसी जनरेटर क्या होता है। कोई डाउट है, समझ में आया? एक बार और बताएं। ये आपका यू शेप्ड में सॉफ्ट आयरन बार है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि वायर को वाइंड कर रहे हैं इधर साइड, क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो इधर साइड क्या करेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, है ना। तो जहां पे आपका क्लॉकवाइज वाइंडिंग है तो करंट किधर से इंटर करेगा, क्लॉकवाइज इंटर करेगा ना। तो जहां पे क्लॉकवाइज इंटर कर रहा है ये किसकी तरफ बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरफ, और ये जो एंटी क्लॉकवाइज है ये किसकी तरफ बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है। तो दो पोल आ गया ना, तो ये क्या हो गया, मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है। वन मोर थिंग, इससे आई शेप्ड से कहीं ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपका किसका होगा, यू शेप्ड का होगा। उसके बाद हम बोले वेज ऑफ इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ यू शेप्ड मैग्नेट। तो पहला बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, जितना ज्यादा क्लोजली करेंगे हम लोग वाइंडिंग उतना ही ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और दूसरा चीज, जितना ज्यादा हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। क्लियर? तो ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का पार्ट। कल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर बार मैग्नेट, क्या क्या एडवांटेज है आप लोगों को पता है? कोई मुझे बताएगा? पहला, जो हम लोग उसका मतलब स्ट्रेंथ को चेंज कर, हम लोग उसके स्ट्रेंथ को वैरी कर सकते हैं। दूसरा, पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं, और उसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। मतलब जब हमको यूज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मैग्नेटाइज करेंगे, और जब हमको यूज नहीं करना है उसको हम लोग क्या कर देंगे, डीमैग्नेटाइज कर देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट एक्सरसाइज, और आपका फर्स्ट एक्सरसाइज इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंप्लीट होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक बिल। आप लोग में नहीं है ना, श्योर? ओके, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पे एक बार यूज देख लो। तो पहला चीज, फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग, मतलब कोई भी हैवी आयरन पार्टिकल्स अगर है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 20,000 kg तक का, मतलब 20,000 किलोग्राम का अगर कोई भी वेट है तो उसको बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं और कहीं पे जाकर के डंप कर सकते हैं। ऐसा बहुत जगह है ना, बहुत हैवी इंडस्ट्री में, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आपका स्क्रैप होता है, रॉ मटेरियल्स फेंका हुआ है, जहाँ के आपका क्या होगा, आयरन फिलिंग्स या आयरन का कुछ स्क्रैप होगा। तो उसको क्या करने के लिए, फिल्टर आउट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कर सकते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया, जितना भी आयरन स्क्रैप है वो निकल के आ गया, ठीक है। ये सारा यूज है, साइंटिफिक रिसर्च भी है इसका, तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। आगे चलो, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। नोट इट डाउन, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड।
Our next topic is force on a current carrying conductor in a magnetic field. In a magnetic field. ठीक है, अब यहाँ पे समझ, इसको समझने के पहले ना थोड़ा सा हम लोग बेसिक में आते हैं, थोड़ा सा होगा ऊपर से जाएगा, नहीं थोड़ा समझना। हम लोग जो है ना मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऐसे नॉर्थ टू साउथ दिखा देंगे, लेकिन ये तो सिर्फ प्लेन ऑफ पेपर में हम लोग दिखा सकते हैं नॉर्थ टू साउथ। लेकिन अगर कोई इनवर्ड जा रहा है या आउटवर्ड जा रहा है तो उसको कैसे दिखाते हैं? बाय यूजिंग अ डॉट एंड क्रॉस। अगर आपका कहीं पे क्रॉस लिखा हुआ है बेटा, क्रॉस करके सर्कल, और सिंपली अगर कहीं क्रॉस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो किधर है? आपका इनसाइड द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनसाइड द प्लेन। अगर यहाँ पे हम क्रॉस कर दिए ना, लेट अस सपोज अगर हम यहाँ पे क्रॉस किए, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड मेरा किधर जा रहा है? अंदर। किधर? बोर्ड के अंदर, ठीक है ना, इनसाइड द प्लेन। और अगर मेरा कहीं पे डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा आपका किधर होगा? आउटसाइड द प्लेन। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब इस चीज को समझना कि लेटर सपोज एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो बेसिक बता रहे हैं। ये मान लो कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप कहोगे सर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं दिख रहा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो हमको आप बताए हैं कि सर पैरेलल होगा, इक्विडिस्टेंट होगा, यही बताएं, पता है ना? Yes, sir. लेकिन अभी हम क्या लिखे कि क्रॉस क्या दिखा रहा है? इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा होगा पैरेलली इनसाइड। सौरभ भैया प्लीज क्लास के वक्त मत आइए ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या है ना कि ऐसे जा रहा होगा, इनसाइड जा रहा होगा, ठीक है। अब अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग यहाँ पे एक चार्ज को रखें, बहुत बेसिक है, हम यहाँ पे क्या रखे? एक चार्ज को रखे हुए, और ये चार्ज आपका क्या है ना? स्टेशनरी है। चार्ज कैसा है? Stationary. स्टेशनरी, या आप कह सकते हो कि चार्ज रेस्ट पे है। मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या किए? एक चार्ज को जाकर के प्लेस कर दिया। अच्छा, इस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये अभी भी रेस्ट पे है, आगे भी जाकर के ये क्या होगा? रेस्ट पे ही रहेगा। क्लियर? बट थोड़ा सा हम लोग काम क्या कर रहे हैं कि यही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या करेंगे? चार्ज को लेंगे, ठीक है, ये चार्ज है, और चार्ज को थोड़ा सा मोशन दे देंगे। मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें चार्ज को क्या किए? हम लोग मोशन दे दिए। अच्छा, मोशन दे दिए तो इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था। Yes, sir. जाना किधर चाहिए था? Straight. स्ट्रेट, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं गया। पहला यहीं पे देखा गया था एक्सपेरिमेंट, तब ये निकला। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट आया था वो हम बताना चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इफ योर चार्ज इज एट रेस्ट तो देयर इज नो फोर्स ऑन दैट चार्ज, बट व्हेन द चार्ज इज इन मोशन देयर इज अ फोर्स, और जो क्या करेगा? इसके पाथ को चेंज कर देगा। अब इसका पाथ इधर हो गया, जाता तो वो रेस्ट ना, लेकिन इसका पाथ इधर हो रहा है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक फोर्स तो है जो इसको क्या कर रहा है? इसके पाथ को डेविएट कर रहा है, इसके पाथ को चेंज कर रहा है। समझ में आया? और यहीं से डेवलपमेंट हुआ कि अब करंट, जो हम लोग करंट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आया कि अगर कोई मोशन में है चार्ज तो उस पर फोर्स एक्ट होगा। और करंट कैरिंग वायर करने का मतलब कि उसमें चार्ज ही तो फ्लो हो रहा है ना। Yes, sir. कंडक्टर पे वो फोर्स नहीं लगाता, वो फोर्स किस पे लगाता है? मोशन में जो चार्ज है उस पे फोर्स लगाता है, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे चार्ज मोशन में है तो उस पे फोर्स लगा, और उसके पाथ को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो उसी तरह अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें फ्लो क्या कर रहा है? चार्ज ही तो कर रहा है, इसीलिए चार्ज पे फोर्स लगाएगा। और तब ये टाइटल आया, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इज दिस क्लियर? Yes, sir. प्लीज नोट इट डाउन। अगर कोई चार्ज बेटा मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में है, तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा कि तुम मोशन में आओ या इधर जाओ उधर जाओ, नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही बेटा चार्ज मोशन में आया,
अब सोचो कि तुम इधर इसको मोशन दिया स्ट्रेट, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं गया, ये क्या हुआ ना, अपने पाथ से डेविएट हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर कोई जा रहा है स्ट्रेट, उसको डेविएट कौन कर सकता है? उस पर कोई फोर्स लगेगा तभी तो वो डेविएट होगा ना। तो यहाँ पे कोई तो इनविजिबल फोर्स है जो उस पर फोर्स लगा रहा है। तो वो कौन लगा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड किस पे लगाएगा? जो मोशन में चार्ज रहेगा उसी पे फोर्स लगाएगा। तो करंट कैरिंग कंडक्टर कहने का मतलब क्या हो गया कि वहां पे मोशन में है चार्ज, करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज मोशन में है, इसलिए उस पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत है? प्लीज नोट इट आउट। ये आपके बुक में नहीं है, सो प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लेना। कौन सा फोर्स लगेगा? हाँ, वो आगे बताएंगे, लॉरेंज फोर्स नाम है, फोर्स हम आगे बताएंगे। हो गया? अंकित, आ रहा है समझ में? युग, उमंग, यहां पे लिख लेना, चार्ज अगर रेस्ट में है तो नो फोर्स एक्ट्स अपॉन इट, कोई भी फोर्स इस पे एक्ट नहीं हो रहा है। और अगर आपका चार्ज मोशन में है तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज क्यू। इज दिस क्लियर दृष्टि? ओके, अब रब करें। हाँ, कौन बोल रहा है लोग? कहाँ पे? ये फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज क्यू, चार्ज क्यू पे आपका क्या हो रहा है? फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां पे जो आपका टॉपिक लिखा हुआ है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये वर्ड तो क्लियर हो गया होगा आप लोग के लिए कि करंट कैरिंग कंडक्टर है तो कंफर्म है कि उसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है। और चार्ज फ्लो हो रहा है और उसको हम लोग कहां पे रख रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, प्लेस्ड ऑन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पे रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा? एक फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं वो कैसा फोर्स एक्ट होता है या नहीं होता। तो चलो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक है, देखो एक हम लोग क्या किए, हॉर्सशू मैग्नेट बना। ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट लिए और इस हॉर्सशू मैग्नेट में ना हम लोग क्या कर रहे हैं? एक करंट कैरिंग वायर ले रहे, करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसको हम लोग यहाँ पे एक फिक्स्ड से क्या किए हुए हैं? लटकाए हुए, हिंज किए हुए, है ना? गुड। अब इसमें हम लोग करंट को फ्लो कराएंगे बाय यूजिंग स्विच एंड अ बैटरी। समझना थोड़ा सा, रियोस्टेट हमेशा दिखाने का जरूरत नहीं है, आपको दिखाना है तो दिखा सकते हो। ठीक है, हम थोड़ा शॉर्टकट में निकल रहे हैं, आपको दिखाना है तो रियोस्टेट दिखा सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे स्विच को क्लोज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा। अच्छा, करंट का डायरेक्शन तो ये है ना, करंट का जो डायरेक्शन जा रहा है ये जा रहा है, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ करंट। इफ दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है
ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बी से। बी में देखो हम एरो दिए, मतलब ये क्या है? सबसे पहले ये क्या दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सिंपली मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकता है या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकता है, ऑल आर सेम। उसके बाद इसमें ये है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी? ऐसा क्वांटिटी जिसमें आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन तो है नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन है ना। अब बात करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर बी एल। इसका जो लेंथ है उसका हम लोग क्या ले लिए? एल। ठीक। एंड यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, अनन्या बाद में लिखना बेटा, पहले समझ ले, लिखने के लिए हम टाइम देंगे, ठीक है। ये डायग्राम आपके बुक में भी नहीं, सो प्लीज यहां पे समझो। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है एंड दिस इज योर करंट। ये करंट का डायरेक्शन है। अच्छा, इस दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है क्या? Yes, sir. हम यहाँ पे एक्चुअली होता है आई के साथ ही, और आई है क्या? एल ही तो है। तो बहुत बुक में ऐसा लिखा रहता है कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और यू कैन सी द पोजीशन ऑफ द कंडक्टर। समझना, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द पोजीशन ऑफ द कंडक्टर, और यू कैन से लेंथ ऑफ द कंडक्टर, या आप आई भी बोल सकते हो। तो ये जो एंगल हुआ ये क्या हो गया? थीटा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पहला चीज कि अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या करेगा? उस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो अभी हम लोग देखें Yes, sir. कि चार्ज जब रख रहे हैं तो उस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वहां तो कंडक्टर ही है, बहुत ज्यादा चार्ज है, तो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। Yes, sir. तो थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं? Lorentz force. तो पहला चीज क्लियर हुआ क्या? What do you mean by Lorentz force? Yes, The sir. force exerted on the conductor by the magnetic field. समझना, the force exerted on the conductor by the magnetic field when it is placed in the magnetic field. When the conductor is placed in the magnetic field. तो जो force exert होगा that is Lorentz force. ठीक है। अब force हमारा क्या है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होगा ना, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। प्लीज सुन लो, बाद में लिखना, बार बार बोल रहे हैं, ये छूटेगा। लिखने के लिए आपको देंगे हम टाइम, नोट्स भी देंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो लॉरेंज फोर्स क्या है? लॉरेंज फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कंडक्टर पे अप्लाई होगा, कब? जब उसको हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड पे रख रहे हैं। हमको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, तो सबसे पहले डायरेक्शन मैग्नीट्यूड का बात करेंगे। तो मैग्नेटिक ये जो लॉरेंज फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा उस पर क्या अप्लाई होगा? फोर्स अप्लाई होगा। दूसरा, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द कंडक्टर। जितना ज्यादा इसमें करंट फ्लो होगा ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा? आपका फोर्स अप्लाई होगा। थर्ड वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? L। व्हाट इज L? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब समझो, हम यहाँ पे L नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं L साइन थीटा। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? L साइन थीटा। लेंथ का वो कंपोनेंट जो B के कंपोनेंट के अलोंग है। ठीक है, बेसिकली लिखना रहता तो हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा भी लिख देते और उसके बाद बताते कि थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड L। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लिख रहे हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L साइन थीटा। इस तीनों प्रोपोर्शनलिटी को लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BIL साइन थीटा। आपके बुक में सिर्फ BIL दिया हुआ है, साइन थीटा नहीं दिया हुआ। दिस इज द जनरल केस, वो आपका पर्टिकुलर एक केस बता रहा है। हम इसी केस से आपके उस पर्टिकुलर केस पे भी आएंगे। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? BIL साइन थीटा। जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है ना, वो कांस्टेंट K होगा और K का वैल्यू कितना है? 1 होता है। तो F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा।
दिस इज योर जनरल फॉर्मूला फॉर लॉरेंज फोर्स। मतलब लॉरेंज फोर्स का जो आपका मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू BIL sin थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख लेना थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ या पोजीशन ऑफ द कंडक्टर। इज दिस क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। उसके बाद हम पर्टिकुलर केस पे आएंगे। पूछो ना। वो जो आप वायर लेके गए, हाँ, उसमें भी तो वो ऐसा नहीं, ये वायर का नहीं देख रहे हैं हमको, ये करंट तो जा ही रहा है ना, बेसिकली ये दिखाना है कि दिस इज योर कंडक्टर। मतलब ऐसा रखो कि वो कंडक्टर है, ठीक है, और यहीं से थोड़ा सा तुरंत इसको मिला दियो। बहुत लंबा वायर हम सिर्फ दिखाने के लिए इतना लंबा वायर दिखाएं, ठीक है, उतना लंबा वायर होगा नहीं। ठीक, आपका हम सवाल समझे कि ये सर ये भी तो है वायर, तो इस पे भी फोर्स एक्ट होगा, वैसा नहीं है, ये बहुत शॉर्ट है, ठीक है, और इसको ऐसा रखें कि ये स्पेशल दिखाने के लिए हम ऐसा दिखाएं। बेसिकली वो भी वायर ही है, तो वायर का एक पार्ट पे कैसे फोर्स अप्लाई होगा, अभी जैसे जा करके हम लोग डीसी मोटर या जनरेटर में देखेंगे तो उस पर कैसे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो अभी हम बताएंगे, उसके हर एक कॉइल पे। हाँ, कौन सा समझाना है? लॉरेंज फोर्स एक ऐसा फोर्स है, वो किस पे अप्लाई होगा, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे अप्लाई होगा जब वो कहां पे प्लेस है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है। ठीक है, लॉरेंज फोर्स किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L sin थीटा। और थीटा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द पोजीशन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो F इज इक्वल टू BIL sin थीटा, दिस इज योर फॉर्मूला। ज्यादा ऊपर से नहीं ना जा रहा है, इसलिए सर लॉरेंज फोर्स का डेफिनेशन, हाँ लिखो, लिखो लॉरेंज फोर्स का डेफिनेशन लिखो। the force exerted on the conductor, हाँ, the force exerted on the conductor when it is placed in a magnetic field, या इसको और प्रिसाइजली लिखना कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, वहां पे करंट भी दिखाना होगा ना, फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इज दिस क्लियर? क्या आ रहा है समझ में? हाँ, यस सर, आवाज नहीं आ रही? यस सर, गुड। क्या? इन अ मैग्नेटिक फील्ड is known as Lorentz force. इसमें भी आधा मार्क्स रहता है ना, इस नोट है लॉरेंज फोर्स। ये लिखा क्या? सब लिख लिया? नहीं सर, जल्दी करो। सर हाँ, क्या क्या? मजाक कर रहे हैं? नहीं हाँ, नहीं, क्या? नहीं क्या, इसका दो पर्टिकुलर केस देखेंगे, ठीक है? हो गया युवराज? सर थीटा में थोड़ा देखिए, देखो थीटा को। ट्यूसडे है। अच्छे ही लोग आगे नहीं बैठी बात कर दी। ये जब स्टॉप होगा तो बता देना। अभी कितना टाइम बचा हुआ ये देख लो।
हाँ इसमें pause पॉज का है, देखो तो पॉज करो तो। pause कर ओके ना, तो ये हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। अब इसमें जो है ना हम लोग दो स्पेशल केस देखेंगे और वो जो वैरी करेगा, लिसन, मैग्नीट्यूड को हम लोग वैरी कराएंगे बाय यूजिंग दिस थीटा ओनली, ठीक है। तो दो स्पेशल केस जो बन रहा है, एक्चुअली तीन है लेकिन दो ही लेकर के चलेंगे। पहला थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, पहला कौन सा केस देखेंगे जब आपका थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और दूसरा केस देखेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। अच्छा, इसी केस को अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं, सी आप ऐसा अपने कंडक्टर को रखे हुए हो, ये आपका कंडक्टर प्लेस्ड है, ठीक है, और यहां से ये ज्वाइन किया हुआ है। अब आप देखो करंट का डायरेक्शन इधर, यस सर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर यही है ना, यस सर, करंट का डायरेक्शन इधर, लेंथ भी इधर, और दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ना। यस सर, यहां पे थीटा 90 डिग्री बन रहा है यस सर, कि व्हेन कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर इन द मैग्नेटिक फील्ड, जब आपका कंडक्टर कहां प्लेस होगा, परपेंडिकुलर जब होगा तब हम लोग देखते हैं कि इस पे कैसा फोर्स अप्लाई होगा। तो यहां पे देखो F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, यस सर, मतलब बी आई एल साइन 90। और आप लोगों को पता है कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, जब 90 डिग्री होता है। साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको कहां पे मिलेगा 90 डिग्री पे, तो F इज इक्वल टू बी आई एल ना। और ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस कंडक्टर पे, इस कंडीशन में ये आपका मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करेगा। कैसा एक्सर्ट करेगा, तो अगर आपका कंडक्टर परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपका जो है मैक्सिमम फोर्स उस पे एक्सर्ट होगा। इज दिस क्लियर? तो पहला केस हो सकता है कि कब आपका मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपका केस ही यहाँ पे स्टार्ट किया, आपका मान के चल रहा है कि परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, ऐसा जरूरी है कि क्या वो ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा? कुछ भी हो सकता है, एंगल 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है ना। तो हम इसीलिए पहले जनरल केस बताए, उसके बाद आपका इस केस पे बताए। तो इसको जल्दी से कॉपी करो, नोट इट डाउन। नाउ सेकंड केस इज, सेकंड स्पेशल केस आपका होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, जो भी चाहो एक ही साथ हम लोग डील करेंगे। थीटा आपका क्या होगा 0 डिग्री और 180 डिग्री। अच्छा ये समझो, ये आपका नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। और हम लोग कंडक्टर ऐसा ले रहे हैं कि वो क्या हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कंडक्टर हम लोग ऐसा प्लेस करेंगे कि वो कैसा हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट को फ्लो करा रहे हैं। ये देखो इधर से करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट का डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, ठीक है। थीटा क्या आ गया 180 डिग्री। अगर हम इसके पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अब इसके मैग्नीट्यूड को देखेंगे तो मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू बी आई एल साइन 180, एंड साइन 180 इज इक्वल टू 0, तो फोर्स इज इक्वल टू 0। अगर थीटा 0 डिग्री भी होता है तो F इज इक्वल टू बी आई एल साइन 0 ना, F इज इक्वल टू बी आई एल साइन 0, दैट इज F इज इक्वल टू 0। तो इस दो केस में जो आपका फोर्स एक्सर्ट होगा कंडक्टर पे, वो आपका क्या हो रहा है, मिनिमम फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। क्या होगा, मिनिमम फोर्स एक्सर्ट, मिनिमम बोल सकते हो, या नहीं तो नो फोर्स एक्सर्ट। आपका इस पे कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, समझ में आया? तो आपके बुक में बस यही दो केस दिया हुआ है कि जब आपका कोई भी कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, जब आपके मैग्नेटिक फील्ड में हो, वो भी किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चाहे वो थीटा 0 हो या 180 डिग्री। आपके बुक में 0 और 180 को डिस्क्राइब नहीं किया है, हम बोल रहे हैं कि या तो आपका 0 डिग्री हो या तो 180 डिग्री हो, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। F इज इक्वल टू क्या होगा 0। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो दो तरह का केस देखे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, एंड सेकंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। थीटा 90 होगा तो मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड, थीटा 0 या 180 होगा तो मिनिमम फोर्स अप्लाइड। प्लीज नोट इट डाउन।
Start, sir. ओके, रब करें इसको। F इज इक्वल टू बी आई एल साइन 0, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। क्लियर ना? Yes, sir. चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके यूनिट को लेकर के। किसका यूनिट क्या होगा? F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा है ना? Yes, sir. चलो देखते हैं यूनिट। कोई बताएगा क्या होगा यूनिट? Sir, force है तो फोर्स है तो सर न्यूटन ही होगा। होगा या नहीं होगा? हाँ, तो बस उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ओके, F इज इक्वल टू बी आई एल। मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे यूनिट, तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बाय आई एल ना, आपके बुक में दिया हुआ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो B इज इक्वल टू F बाय आई एल। अच्छा, ये जो F है ये क्या है आपका? न्यूटन, I एम्पियर, और ये क्या है? मीटर। यही होगा ना? तो ये क्या होगा? न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। क्लियर? और न्यूटन पर एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेबर। क्या बोलते हैं? वेबर। इसी को टोटल को क्या बोल देते हैं हम लोग? वेबर। हाँ, वेबर पर मीटर स्क्वायर। वीबर बोल दो, वेबर बोल दो, जो भी बोलना है। ठीक है, पहला चीज, इस टोटल का अगर हम लोग बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड टेस्ला। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो दैट इज टेस्ला। और वी कैन से वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ वीबर ही बोल लो, जस्टिन वीबर बोल लेना। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। तो ये आपको पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। क्लियर? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझो, लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन हमको कैसे पता चलेगा? कंडक्टर पे फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन हमको कैसे पता चलेगा? तो चलो बात करते हैं हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सबके पास लेफ्ट हैंड है ना? अच्छा, लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना ऐसे, ये 3 फिंगर, और तीनों ऐसे स्ट्रेच करना सच दैट दीज 3 फिंगर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे देखो ये तीनों क्या है? परपेंडिकुलर है। पोस्ट करना। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो 3 फिंगर लेंगे, ठीक है, ये तीनों क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। अब आपको याद रखना है मदर, फादर, चाइल्ड। कैसे याद रखना है? अच्छा, फादर, मदर, चाइल्ड। अच्छा, नहीं, हम फादर मदर चाइल्ड नहीं ले रहे, हम मदर फादर चाइल्ड ले रहे। अब तुमको जैसे लेना ले सकते हो, या तो फादर मदर चाइल्ड ले लो, वो इधर लेगा, या तो मदर फादर चाइल्ड ले लो, वो भी सही रहेगा, लेकिन चाइल्ड यही होना चाहिए। ठीक है, मदर फादर इधर उधर हो सकता है, चाइल्ड यही होगा। अब समझो, हम इसलिए बोल रहे हैं अगर हम मदर फादर चाइल्ड ले रहे हैं तो ये एम रिप्रेजेंट कर रहा है मोशन। एम क्या रिप्रेजेंट करेगा? एफ मैग्नेटिक फील्ड। मदर फादर चाइल्ड में एम मोशन, एफ मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड सी फॉर करंट। ठीक है, अच्छा, ये जो मोशन हो रहा है दैट मीन्स उधर फोर्स लग रहा होगा तभी तो मोशन हो रहा है। मतलब ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर आप और ज्यादा अच्छे से समझोगे तो एफ एम सी से याद रखो, फादर मदर चाइल्ड। एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड सी फॉर करंट। हम दोनों इसलिए बताए क्योंकि किसी को याद रहता है मदर फादर चाइल्ड से, किसी को फादर मदर चाइल्ड से। तो आप जैसे भी डिस्क्राइब करना है अपने आप को कर सकते हो। एफ फॉर फोर्स, थंब इंडिकेट क्या करेगा? फोर्स। ये आपको क्या इंडिकेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। और ये आपका सेंट्रल फिंगर करंट। इसको निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू प्लेस योर दिस फिंगर, जिसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स फिंगर, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले आपको फिंगर को किधर अलाइन करना है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, उसके बाद करंट के डायरेक्शन में, तब आपको पता चलेगा फोर्स किधर अप्लाई हो रहा है। तो चलो 2-3 क्वेश्चन करते हैं। अब बताओ हमको फोर्स किधर अप्लाई होगा? अब डायग्राम तो बनाइए। डायग्राम हम नहीं बनाएंगे, तुम लोगों के पास दिया हुआ। और देखो डायग्राम ये है, डायग्राम ये।
और ये चार्ज है, ये इधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज नहीं है। हमको बस बताओ फोर्स लग किधर लग रहा है? आउटवर्ड लग रहा है। हम क्या बोले, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने फिंगर को अलाइन करना है। मैग्नेटिक फील्ड इधर इधर हो रहा है अलाइन। करंट क्या होता है, करंट क्या होगा, ऊपर की तरफ ऐसे टर्न करेंगे ना। सी, ये आपका थंब इंडिकेट कर रहा है फोर्स मतलब मोशन। अच्छा यही बताए थे ना कि ये जो आपका चार्ज जा रहा है इधर मूव कर रहा है, समझ में आया? डायरेक्शन ऑफ फोर्स पहला केस जो बताए थे हम, और यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है बाय यूजिंग दिस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये तीन फिंगर को स्ट्रेच किए ना, सबसे पहले आपको अलाइन करना मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये क्रॉस क्या दिखाता है, हम लिखे थे कि क्रॉस इनसाइड द प्लेन। तो ये देखो इनसाइड द प्लेन गया, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। हाँ, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर जा रहा है, ये आपका थंब क्या इंडिकेट करेगा, फोर्स। तो इस चार्ज पे फोर्स किधर अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में ना, इसलिए ये किधर डेविएट करेगा, इधर डेविएट करेगा। समझ में आ गया? तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी देख लिए, BIL sin थीटा। इसके डायरेक्शन को भी देखे हम लोग बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लिखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का, स्ट्रेच द फोर फिंगर सेंट्रल फिंगर, स्ट्रेच द फोर फिंगर सेंट्रल फिंगर and the thumb of your left hand mutually perpendicular to each other. If the forefinger indicates the direction of magnetic field, if the forefinger indicates the direction of magnetic field and the central finger indicates the direction of current, then the thumb will indicate the direction of motion of conductor. Then the thumb will indicate the direction of motion of conductor, that is force. Clear? समझ में आ गया? क्लियर है? फिर से लिखो, if the forefinger indicates the direction of magnetic field and the central finger indicates the direction of current, then the thumb will indicate the direction of motion of the conductor, that is force. So this is all about the force, Lorentz force के बारे में इतना, ठीक है? Is this clear? Yes, sir. Okay. अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप लोग का डीसी मोटर है? नहीं फिर से पूछ रहे? नहीं है? सीखना है? अभी टाइम नहीं, मैं तुम लोग का क्लास नहीं मेरा है। लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सर इसके बाद है डीसी मोटर, इसके पहले ही था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है? अब ये समझो होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है ना कि जैसे अभी हम लोग देखे थे कि बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या जनरेट हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था। तो साइंटिस्ट सोचे क्या रिवर्स में पॉसिबल है कुछ। अभी हम लोग क्या देखे कि बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से
हम लोग करंट जनरेट कर सकते हैं? इज दिस पॉसिबल? और फाइनली आंसर आया यस, कि हम लोग कर सकते हैं। तो फेनोमेना, वैसे फेनोमेना जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वैसे फेनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर से समझो, मैग्नेटिक फील्ड से बाय वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड या इसके प्रॉपर्टी से हम लोग क्या जनरेट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ऐसे फेनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे जनरेट कैसे होता है, रीजन क्या है और इसके पीछे का कारण समझते हैं। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसका जो एक्सपेरिमेंट देखा गया था, वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि कोई भी एक कॉइल ले लो, कोई भी एक कॉइल, ये आपका एक कॉइल है, और इस कॉइल में ना हम लोग क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर ज्वाइन कर देते हैं। सिंपल एक कॉइल है और उस कॉइल में हम लोग क्या ज्वाइन कर रहे हैं? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है बेटा? क्या? डिटेक्शन ऑफ करंट। मतलब इस कॉइल में आपका करंट है या नहीं, वो बताएगा आपका गैल्वेनोमीटर। और इसके पास हम लोग एक क्या लेते हैं? एक मैग्नेट लेते हैं। क्या लेते हैं? एक मैग्नेट। कोई भी बार मैग्नेट ले लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन कर सकते हो सर नेचुरल अकरिंग मैग्नेट ही होना चाहिए? नहीं, आपके बुक में सिर्फ बार मैग्नेट है। आई डोंट नो कॉइल दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बार मैग्नेट ही लो, आप यहाँ पे सोलेनोइड भी ले सकते हो, कोई दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि जैसे ही हम लोग बार मैग्नेट को थोड़ा सा मूव करेंगे, अभी रेस्ट पे है ना, अभी बार मैग्नेट क्या है? रेस्ट पे है। जब बार मैग्नेट रेस्ट है तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। अब इसको अगर हम लोग क्लोज या दूर लेकर के जाएंगे, समझना, इस बार मैग्नेट को हम लोग क्लोज लेकर के आए तो देयर इज अ डिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। पहला पॉइंट क्या देखे कि इस बार मैग्नेट को हम लोग क्लोज लेकर के आए, डिफ्लेक्शन। अच्छा, नजदीक लाके रुक गए तो फिर डिफ्लेक्शन नहीं, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में? बार मैग्नेट को क्लोज लेकर के आए तो जब तक वो मोशन में है तब तक इसमें क्या दिखा? डिफ्लेक्शन दिखा। यहां पे लाके रोक दिए तो डिफ्लेक्शन बंद। इसको दूर लेकर के गए, डिफ्लेक्शन दिखा अपोजिट डायरेक्शन में। अभी लेटर सपोज कि डिफ्लेक्शन ऐसे है तो हो सकता है डिफ्लेक्शन ऐसे हो जाए, यस सर, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन जैसे हम लोग स्टॉप किए फिर डिफ्लेक्शन क्या हो गया? बंद। इसका मतलब है दो चीज पता चला कि जब तक मेरा बार मैग्नेट स्टॉप है, स्टेशनरी है, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, और जब मेरा मोशन में आ रहा है तो देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। मतलब मोशन में रहेगा तो करंट जनरेट होगा, है ना। अब क्या किया हम लोग? बहुत ही स्पीड करने लगे तो डिफ्लेक्शन भी बहुत ज्यादा स्पीड होने लगा, ठीक, क्लियर है। और इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डिफ्लेक्शन शो करना है, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है यही शो कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। इज दिस क्लियर? लिखो तो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, whenever there is a change, लिखो, whenever there is a change in the number of magnetic field lines, whenever there is a change in the number of magnetic field lines linked with a conductor, whenever there is a change in the number of magnetic field lines linked with a conductor, an electromotive force ब्रैकेट में EMF, ब्रैकेट में क्या डालोगे? EMF is developed between, an electromotive force is developed between the ends of the conductor, ठीक है। This phenomena is called the electromagnetic induction. This phenomena is called the electromagnetic induction. अच्छा, यहाँ पे लिखा कुछ है, हम समझाए कुछ और, हम बस एक इसका ऊपर सुपरफिशियल बताए, इधर लिख लिए। यहाँ पे समझो, वहां पे क्या कर रहा है? Whenever there is a change in the magnetic
लाइन ऑफ फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक्ड विद द कॉइल या कंडक्टर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा तो इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है तो कंफर्म है कि इस दोनों एंड पे यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। कर है कि यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है इसके एंड पे। लेट अस सपोज दिस इज योर एंड ए और एंड बी, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुआ मतलब वहां पे करंट है। तो हो कैसे रहा है? तो वहां पे रीजन बताया गया कि देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब समझो, लेट अस सपोज, इसको इरेज करें क्या? ड्रॉ कर लिया? यहां पे समझना, यहां पे हम 3 केस बनाए। दिस इज योर नॉर्मल पोजीशन। चलो यहां पे 3 केस देख रहे हैं हम लोग। पहला, ये आपका कॉइल है, ठीक। और इस कॉइल के सामने दिस इज योर ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द मैग्नेट। और जब हम लोग इसको यहां पे रखे हुए तो इसका अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, लेट अस सपोज ये आपका क्या है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकलेगा, नॉर्थ से निकला और ये कहां पे इंटर करेगा? साउथ। नॉर्थ से निकला होगा कहां पे इंटर करेगा? साउथ। नॉर्थ से निकला होगा कहां पे इंटर करेगा? साउथ में। बस हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें इंटर किया हो, ठीक। अभी ये क्या था, किस पोजीशन पे था? रेस्ट पोजीशन पे था। अभी हम क्या किए, इसको क्लोज लेकर के आए। अब समझो, जब हम क्लोज ला रहे हैं, यहां पे था तो इतना मैग्नेटिक फील्ड है, जब हम क्लोज लेकर के आ रहे हैं तो देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ पे हो सकता है कि 2 या 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर कर रहा होगा। अगर हम लोग क्लोज लेकर के आएंगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। yes, होगा ना। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद अगर हम लोग दूर लेकर के जा रहे हैं तो अभी हो सकता है कि एक ही क्रॉस करे, बाकी नहीं क्रॉस करे। फिर अगेन यहाँ पे क्या हुआ? चेंज हुआ। तो ये ओरिजिनल था, इसका हम लोग मान के चलते हैं कि ये 3 है, यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 1 आया। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया 3 है। क्लोज लेकर के आए 10 हुआ, दूर लेकर के गए कितना हुआ? 1। तो देयर इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और जैसे ही चेंज होगा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक्ड विद द कॉइल, ये लिखा हुआ है ना आपका कि ये जब हम लोग क्लोज आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? बस एक ही चीज चेंज हो रहा है, और वो आपका क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। और उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पे एक वर्ड आता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, एंड ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। आपके इस कॉइल के अलॉन्ग एंड पे आपका क्या जनरेट हो जाएगा? ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। और जहां पोटेंशियल डिफरेंस है तो वहां पे क्या है? आपका करंट भी है। समझ में आया? तो यहां से कंक्लूजन 3 चीज निकला। पहला चीज, अगर यहाँ पे पहला चीज क्या है कि a current flows in the coil only when there is a relative motion between the coil and the magnet। करंट तभी फ्लो करेगा जब आपका रिलेटिव मोशन होगा, किसका? कॉइल एंड मैग्नेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिलेटिव मोशन? प्लीज डोंट राइट, पहले समझ लो, हर एक वर्ड हम क्लियर कर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिलेटिव मोशन? इसका मतलब क्या है? यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है
A current flows in a coil only when there is a relative motion between the coil and the magnet. मतलब दोनों के बीच में मोशन होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैग्नेट ही मूव करे। आप एक काम करो, मैग्नेट को फिक्स कर दो और कॉइल को मूव करा दो। दोनों के बीच में मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मोशन उसी को कर सकते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन होना चाहिए। आप कहोगे सर दोनों को मूव कराएंगे तो देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन। क्या दोनों के डिस्टेंस के बीच में कोई चेंज है? नहीं है। हम एक ले रहे हैं, एक ये और एक ये, दोनों का गैप है ना, हम दोनों को उतना ही मूव करा रहे हैं। क्या यहाँ पे कोई चेंज आ रहा है? नहीं। या तो इसको चेंज करो तो चेंज हो रहा है, या तो इसको चेंज कर रहे हो तो चेंज हो रहा है। तो दोनों के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन होना चाहिए। इज दिस क्लियर? तो ये कह रहा है कि जब तक रिलेटिव मोशन होगा तब तक आपका क्या हो रहा है? करंट फ्लो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड। ये तो हम पहले बताए थे ना कि अभी अगर आपका डिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है तो आप दूर लेकर के जाओगे तो आपका डिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब है कि करंट का डायरेक्शन आपका क्या होगा? चेंज होगा जब आप मोशन के डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। इधर लेकर के आ रहे हैं तो हो सकता है इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, दूर लेकर के जा रहे हैं तो उधर डिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट है आपका द करंट इन द कॉइल इज इंक्रीज्ड। अब जो इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, पहला चीज जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगा। पक्का? तो ये करंट इंक्रीज कर सकता है, इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। कर सकते हैं किस किस तरीके से? फर्स्ट, अगर हम लोग मोशन को बहुत ही ज्यादा स्पीड कर दें, द रैपिड मोशन ऑफ मैग्नेट और कॉइल, किसी एक का मोशन हम लोग क्या कर देंगे? फास्ट कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंक्रीज। दूसरा, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को भी इंक्रीज कर देंगे तो भी आपका क्या होगा? करंट इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, इससे और ज्यादा कर सकते हैं अगर हम लोग बार मैग्नेट के प्लेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेट प्लेस कर दें, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दें। अब बार मैग्नेट हटा दो, अब इसके जगह पे इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग रख देंगे, तब भी क्या होगा? आपका मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंक्रीज हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग करंट इन द कॉइल, है ना। और ये कब होता है? व्हेन देयर इज अ मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल और बिटवीन कॉइल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, लिखो द करंट इन द कॉइल इज इंक्रीज्ड बाय, पहला लिखना कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन लिखना, फर्स्ट लिखो अ करंट flows in the coil, a current flows in the coil, आर्यन। ना अब लोग देखेंगे फाराडेज एक्सप्लेनेशन कि ये जो EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, यहाँ पे फाराडे भाई साहब क्या बोले थे, और यहीं पे बोला जाता फाराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो आया लॉ, जो आया ये किसके द्वारा आया था? फैराडे। फराडे क्या बोल रहे थे? फ्राइडे। अच्छा, सैटरडे संडे नहीं? नहीं, माइकल सुमाकर भी आ जाएगा। फैराडे एक्सप्लेनेशन। फैराडे एक्सप्लेनेशन क्या था कि जब आपका चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स तो वहां पे क्या होगा? इंड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द मैग्नेट पासिंग थ्रू द कॉइल इज कांस्टेंट। ऑलरेडी हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। जो अभी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दिखाए थे वही चीज यहाँ पे फैराडे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ। ठीक है, सी आप लोग देखो, यही दिया हुआ है कि जब हम लोग क्लोज लेकर के आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब हम लोग दूर लेकर के जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया को एक वर्ड दिया गया, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नो, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, ये जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, लिसन, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ
ये जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आपके बुक में नहीं होगा लेकिन यहां समझ, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडे द इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। क्या बोल रहे हैं, induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। ठीक है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा आपका ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ जितना ज्यादा इंड्यूस्ड हुआ उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, करंट। आई थिंक आई एम क्लियर। जो हम लोग डिस्कस किए थे उसी चीज को ये न्यूमेरिकल वैल्यू में दिखा दिया। सर फाई को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स से बोलते हैं। हाँ, फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई आपका क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसी को फैराडे जो है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के डिफिनेशन को और प्रिसाइज करके क्या बोले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फेनोमेना इन विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। वो चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हटा करके देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लेकर के आए। इज दिस क्लियर? यहाँ पे देखो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी है। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पहला क्या है पॉइंट इसका, whenever there is a change in magnetic flux linked with the coil and EMF is induced। बार बार वही चीज बता रहे हैं ना कि जब EMF आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा EMF क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। एंड दूसरा, दिस इज योर सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। पहला लॉ क्या है कि whenever there is a change in the magnetic flux there is an induced EMF in the coil। and second law ये है the magnitude of EMF induced is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं सेकंड। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक इंडक्शन। अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग समझते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे हो, कैसा होगा। तो मैं रब दिस वन रब करते हैं, लिख लिया सब। अब हम लोग देखते हैं लेंज लॉ, लास्ट टॉपिक है। देखो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसका डायरेक्शन कैसा होगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे जो इंड्यूस्ड हो रहा है ना वो कैसा होगा, डीसी होगा या एसी होगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। एसी होगा या डीसी होगा, डीसी होगा पक्का। अभी यहाँ पे क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे आप क्लोज लेकर के आएंगे या दूर लेकर के जाएंगे आपका उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो डीसी तो होगा ही नहीं, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड तो है ही नहीं, तो कैसा होगा, क्लियर। अच्छा, एसी बोलने का मेरा एक और रीजन है। यहाँ पे एक चीज बोला गया कि अगर आप क्लोज लेकर के आ रहे हैं तो डिफ्लेक्शन इधर, दूर लेकर के जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन उधर, मतलब वो पोलैरिटी चेंज कर रहा है ना, प्लस माइनस जा रहा है। अब प्लस माइनस जाने का मतलब है कि एक पॉजिटिव साइकिल दूसरा नेगेटिव साइकिल, और ये कहाँ पे हो सकता है, एसी में ही हो सकता है। क्लियर? चल अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये डायरेक्शन बताने का काम लेंज भाई साहब किए थे, और लेंज भाई साहब क्या बताया ये सब, लेंज लॉ। यहाँ पे बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंज। अच्छा, इनर्सिया पढ़ा था ना तुम लोग क्लास 9 में,
लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं, सिर्फ इनर्शिया पढ़ा था ना? हाँ, इनर्शिया क्या होता है कोई बताओ मुझे। मतलब इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच रेसिस्ट द चेंजेस। वो क्या करता है? रेसिस्ट करता है चेंज को। अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। यही है ना? ये भी वही है। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ कि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो अपोज करेगा चेंज को। फिर से समझना हम क्या कर रहे हैं। जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या जो इंड्यूस्ड करंट है वो आपका क्या करेगा? अपोज करेगा चेंज को। ठीक, अब अपोज कैसे करता है समझो। ये रुक जा, हाँ रुक गया। ये मान लो कि ये ओरिजिनल पोजीशन है, इसको हम लोग क्लोज लेकर के आए, ये इसको उठा करके हम लोग क्लोज लेकर के आए, ठीक है। अब ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका क्या है? साउथ पोल। ये कह रहा है कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ नहीं, तुम चेंज मत हो, तुम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाओ। अच्छा, ये ओरिजिनल पोजीशन पे कैसे जाएगा? जब इसको धक्का मारेंगे तभी तो जाएगा। बात बहुत मान्यूट है। इसको धक्का लगाएंगे तभी तो जाएगा ना। और धक्का कैसे लगेगा? जब सेम पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो जाए यहाँ पे, तभी तो। नॉर्थ पोल रिपेल करता है एंड नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट करेंगे। लाइक पोल रिपेल ईच अदर ना, और अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब सोचो अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल भी जनरेट हो जाए तब इसको क्या करेगा? नहीं, तुम जाओ अब अपने प्लेस पे। दिस इज लेंज लॉ। लेंज लॉ बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंजेस। जिसके कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उस चेंज को वो अपोज करता है। तो किसके कारण इंड्यूस्ड हो रहा है? इस मैग्नेट को नीचे नजदीक लेकर के आ रहा है, इसके मोशन को ही वो अपोज करेगा। नहीं, तुम अपने पोजीशन पे जाओ। कैसे जाएगा? ये नॉर्थ आगे आया तो कहेगा नहीं, तुम अपने पोजीशन पे जाओ, मतलब रिपेल करना होगा। रिपेल करने के लिए हमको यहाँ पे नॉर्थ पोल लगाना होगा। नॉर्थ पोल लगाने के लिए मतलब मेरा यहाँ पे करंट कैसा जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया। और यहाँ पे कैसा होगा? तब क्लॉकवाइज होगा। समझ में आया? खत्म लेंज लॉ। अच्छा, एक केस और देख लेते हैं। अगर ये दूर गया, मान के चलो कि ये ना अपने ओरिजिनल पोजीशन से दूर चला गया। अब ये नॉर्थ, अब ये क्या है? साउथ। अभी भी नॉर्थ साउथ है, बस मैग्नेट को क्या करके दूर लेकर के गए। अब ईएमएफ कैसा इंड्यूस होना चाहिए कि नहीं, तुम अपने पोजीशन पे आओ। अपने पोजीशन पे कैसे लाएगा? उसको अट्रैक्ट करेगा तभी तो आएगा ना। अच्छा, अट्रैक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे क्या जनरेट कराना होगा? मतलब वो अब कैसा बिहेव कर रहा है? साउथ पोल की तरह, और ये नॉर्थ पोल। पोलैरिटी चेंज हुआ। अब पोलैरिटी चेंज होता है रिवर्सिंग द पोलैरिटी, मतलब अब प्लस माइनस चलता रहेगा। मतलब ये कैसा आ रहा है? एसी करंट। डायरेक्शन पता चला? लेंज लॉ क्लियर है? एनी डाउट? छाप लो, लिखो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ ट्रांसफार्मर भी नहीं आ रहा, जनरेटर भी नहीं आ रहा, मोटर भी नहीं आ रहा। ठीक, और 10 मिनट का क्लास है, कंप्लीट हो जाए। According to Lenz law, the direction of induced EMF or induced current, ब्रैकेट में लिख लेना, और induced current is such that the direction of induced EMF or induced current is such that it opposes the cause which produces it. ठीक है? अच्छा, लेंज लॉ जो है ना, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी बताता है। लेंज लॉ यहां पे लिखा हुआ है। लेंज लॉ किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ लेंज लॉ, ये पूछेगा। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी?
एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब कहोगे सर यहाँ पे कहाँ हो रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? समझो, जब आप इसको रेस्ट पे रखे थे तो क्या यहाँ पे कोई भी एनर्जी था? यहाँ पे इंड्यूस था? नहीं। जब आप इसको मोशन में ला रहे हो तो क्या दे रहे हो आप इसको? काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर आप उधर लेकर के गए, फिर से वही मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जब हम लोग देखेंगे तो आपका क्या आएगा? कंजर्व्ड ही होगा। इज दिस क्लियर? तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ लेंज लॉ क्या है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वन मोर थिंग, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो डायरेक्शन हम लोग देखते हैं वो कैसे पता चलेगा? तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, किससे पता चल रहा है हम लोग को? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग को क्या पता चला था? फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर, है ना। इससे हम लोग को क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। अच्छा चलो, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इस बार राइट हैंड को स्ट्रेच करना, ठीक है। अगेन वही, ये आपका ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? जल्दी से बताओ। मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये समझ में आ गया? एम मोशन, एफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट कैसा होगा? इंड्यूस करंट। तो आप लोग निकाल सकते हो किसी भी केस में। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से आपका डायरेक्शन पता चल रहा है, ठीक। एक लास्ट टॉपिक है आप लोग का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी? एसी और डीसी क्या होता है? एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा? क्या होगा अल्टरनेटिंग करंट? whose magnitude is not constant, whose magnitude is variable, है ना। जिसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल होगा, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्या होता है? फंक्शन ऑफ टाइम। इसीलिए हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को आईटी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आईटी। और आईटी इज इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। आईटी इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज द इनिशियल करंट, मतलब जब आपका ओरिजिनल जो था करंट एट टी इज इक्वल टू 0 पे, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टी इज द टाइम। बस इतना समझो ना कि ये साइन थीटा है एक तरह से, ठीक है। और साइन थीटा का ग्राफ आप देखोगे तो ऐसे जाता है ना, साइन 0 0, मैक्सिमम 90 पे, 180 पे 0, ये चलता है या नहीं चलता? हाँ, तो वही ये साइन का ग्राफ बनाता है आई। उसी तरह हम लोग ईएमएफ को भी दिखा सकते हैं, ई टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो भी आपका क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जो आपका बनता है वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ ही बनता है, ठीक है। अच्छा, आपके बुक में एक चीज और दिया हुआ है, इस ओमेगा के प्लेस पे आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी भी दिया हुआ। एफ के प्लेस पे एन रिप्रेजेंट करता है वहां पे फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं आई नॉट साइन 2 पाई एन टी, वेयर एन इज द फ्रीक्वेंसी। एन क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। एन या एफ आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और एक फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, वही यूज किया है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, उसी को यहाँ पे यूज किया है, हम ओमेगा टी यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा ई नॉट साइन 2 पाई एफ टी या ई नॉट साइन 2 पाई एन टी। ठीक है, एसी का ये हो गया ना, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अगर डीसी का बात करेंगे तो डीसी का जो आपका ग्राफ होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट ग्राफ होगा। इस ग्राफ को देखो, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इधर टाइम, इधर मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड वैरी है ना। यहाँ पे देख रहे हैं, ये इधर टाइम है, इधर आपका क्या है? मैग्नीट्यूड है, तो ये आपका क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। मतलब डीसी का आपका हर एक इंस्टेंट पे मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वन मोर थिंग, ये आपका क्या है? बाय डायरेक्शनल है, ये आपका क्या है? यूनी डायरेक्शनल है। क्लियर? इसका पोलैरिटी रिवर्स होता है पीरियोडिकली। अच्छा, पीरियोडिकली करने का मतलब जितना इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ये पॉजिटिव साइकिल में है, उतना ही इंटरवल ऑफ टाइम के लिए क्या होगा?
निगेटिव साइकिल में रहेगा, फिर उतने इंटरवल ऑफ टाइम के लिए पॉजिटिव साइकिल के लिए, मतलब पीरियोडिकली अपने आप को क्या करता है, रिवर्स करता रहता है। दिस इज क्लियर। तो पहला, इट इज द करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, वो वेरिएबल मैग्नीट्यूड। सेकंड, इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, दैट इज यूनिडायरेक्शनल, वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, दैट इज बाय डायरेक्शनल। थर्ड क्या होगा, ये कहां से ऑब्टेन्ड होता है, अगर हम लोग डीसी करंट का देखेंगे तो 9th में पढ़े होंगे कि सेल और बैटरी इज द सोर्स ऑफ डीसी, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, कहां से प्रोड्यूस होगा, सेल और बैटरी। जबकि ये अगर हम लोग इसका एसी का बात करेंगे तो एसी जनरेटर और मेन सप्लाई, एसी जनरेटर और मेन सप्लाई गिव्स अस द एसी वोल्टेज। इज दिस क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो फिर हमसे पूछ लेना।